एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो चल रहा है अभी ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं शोधन, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन। तो इस चैप्टर पर मैंने पिछला वीडियो जो पार्ट नंबर 6 जो था उस पर आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने लिया था और उसको हल करके बताया था। आज आपके एनसीईआरटी बुक से यानी कि आपके सिलेबस के बुक से ये क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, फिर इसके हल को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, आर लिमिटेड ने 200 रुपये प्रत्येक, आर लिमिटेड ने 200 रुपये प्रत्येक, मतलब एक ऋण पत्र का मूल्य 200 रुपये प्रत्येक 20 लाख 10% ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किया। सवाल कह रहा है कि ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। कितने ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं? 20 लाख निर्गमित किए जा रहे हैं। 20 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य क्या है? 200 रुपये है। ऋण पत्र कैसे हैं? 10% वाले हैं, यानी कि उस पर ब्याज जो है वो 10% दिया जाएगा। यहाँ पर हम ब्याज की प्रविष्टि नहीं देखेंगे, फिर भी ये 10% इसलिए लिखा जाता है। ऋण पत्र के आगे ये जो प्रतिशत लिखता है, यानी कि उस प्रतिशत से उसको ब्याज प्राप्त होता है। तो आप सवाल देखिए, आर लिमिटेड ने 200 रुपये प्रत्येक, अंकित मूल्य 200 रुपये, 20 लाख ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किया। मतलब निर्गमन जो है वो बट्टे वाला है। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पे हो रहा है, 7% बट्टे से निर्गमित किया जा रहा। मतलब कंपनी अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य करके, 7% कम करके ऋण पत्रों को निर्गमित करेगी। तो आप देखेंगे 200 अंकित मूल्य का 7% अंकित मूल्य का ही बट्टा दिया जाएगा। तो 200 रुपये अंकित मूल्य है, उसका 7% जब आप निकालेंगे तो 14 रुपीज़ यानी 14 रुपये बट्टा आएगा। यानी कंपनी 14 रुपये छोड़ देगी, 14 रुपीज़ छोड़ देगी। 200 में से 14 रुपये छोड़कर 186 रुपीज़ 186 रुपये प्राप्त करेगी। ठीक है। आर लिमिटेड ने 200 रुपये प्रत्येक 20 लाख 10% ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किया, जो 9 वर्षों के बाद, ये ऋण पत्र है वो 9 वर्षों के बाद 8% प्रीमियम के साथ मोचनीय थे। कहने का अर्थ है कि ये जो ऋण पत्र है वो 9 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाएगा, उनकी राशि जितनी भी कंपनी प्राप्त कर रही है उसका भुगतान कर देगी। मतलब अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगी 9 वर्ष के बाद। और राशि का भुगतान कैसे करेगी? 8% प्रीमियम के साथ, मतलब कि अंकित मूल्य से 8% ज्यादा राशि वो देगी। जब निर्गमन हो रहा है तो बट्टे पे हो रहा है। पैसा जहां पास 200 रुपये प्राप्त करना चाहिए था एक ऋण पत्र का, वहां पास कंपनी क्या कर रही है? 7% बट्टा देगी, यानी कम पैसा प्राप्त करेगी। 7% 14 रुपये कम प्राप्त करेगी। मगर जब मोचन करेगी, शोधन करेगी, तो उनको ज़्यादा पैसा देगी। जहां पास 200 रुपये देना चाहिए तो वहां पास 8% बढ़ाकर इस अंकित मूल्य का 8% बढ़ाकर भुगतान, राशि का भुगतान वो वापस उनको करेगी। ठीक है, हम देखेंगे। फिर लिखा, आर लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दें। हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो इस सवाल में भी हम केवल निर्गमन की प्रविष्टियों को देखेंगे, क्योंकि शोधन के विषय में हमको दे नहीं बता रहा है कि दे है, ठीक ना, इसलिए हम केवल निर्गमन की प्रविष्टियां देखेंगे। तो अभी तक हम सवाल देखते आ रहे थे, उस सवालों में मोचन यानी मोचन के विषय में लिखता है, शोधन के विषय में लिखता आ रहा था कि 9 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद या 6 वर्षों बाद क्या किया जाएगा? इन जो ऋण पत्र है उनको मोचित किया जाएगा। यहाँ पर भी मोचन के विषय में लिखा है
और थोड़ा सा हम यहाँ पर मोचन के विषय में देखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस सवाल में ये हो रहा है कि निर्गमन जो है वो बट्टे पर है और मोचन जो है वो प्रीमियम पे है, शोधन जो है वो प्रीमियम पे है। तो हम इसके अनुसार हमको प्रविष्टि देखनी होती है, हम किस तरह प्रविष्टि करते हैं वो हम इस सवाल के माध्यम से देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको निर्गमन पर बट्टे और ये जो शोधन होता है उसके विषय में थोड़ा सा मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी आपको समझाना चाहूँगा। इस निर्गमन पर बट्टे यानी कि ऋण पत्रों पर निर्गमन पर बट्टे के विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैंने उसमें अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आप अगर ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे का थ्योरेटिकल पार्ट यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लें। तो उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ये सवाल और भी आसानी से समझ आएगा। तो थोड़ा सा आज मैं आपको समझाऊंगा, मगर ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने उसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको इस पॉइंट पर ज़्यादा बल देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये देखेंगे मैंने लिखा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि का अपलेखन। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है, निर्गमन जो है वो बट्टे पर है और शोधन जो है वो किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर है। मतलब कंपनी को यहाँ पर दोनों तरफ से हानि हो रही है। कैसे हानि हो रही है, एक तो उसने 200 एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य उसने 200 रुपए रखा है। अब जब वो निर्गमन करती तो 7% बट्टा दे रही है, छूट दे रही है, मतलब कि 14 रुपीज 14 रुपए वो छोड़ दे रही है। जहां पर 200 रुपए प्राप्त होना चाहिए तो वहां पर 14 रुपए ना प्राप्त करके वो प्राप्त करेगी 186 रुपीज, यानी कि 14 रुपीज को उसको लॉस हो गया एक ऋण पत्र पर। ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब वो शोधन करेगी तो वहां पर भी उसको लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, जहां पर जब वापस राशि करनी चाहिए थी तो अंकित मूल्य से ही पैसा वापस करना चाहिए था, 200 रुपए ही अंकित मूल्य 200 रुपए, इतना राशि एक ऋण पत्र का यदि पैसा वापस करती 200 रुपए वापस करती, मगर क्या कर रही है 8% प्रीमियम पर उनको वापस कर रही, मतलब राशि बढ़ाकर वापस कर रही है। तो 200 रुपए का 8% जब आप निकालेंगे तो 16 रुपये 16 रुपीज आता है, मतलब कि 16 रुपये बढ़ाकर उनको दे रही है। तो आप देखेंगे 14 रुपए का लॉस भी सह रही है और उसके बाद 16 रुपये बढ़ाकर भी दे रही है एक ऋण पत्र पर। जहां पर 200 रुपये वापस करना चाहिए तो वहां पर 216 रुपये वापस करेगी। जहां पर 200 रुपये प्राप्त होना चाहिए तो वहां पर 186 रुपीज 186 रुपये ही प्राप्त करेगी। तो कंपनी को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है। तो जब कंपनी को निर्गमन के समय या शोधन के समय क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, तो इसको हम किस तरह यानी कि देखते हैं। इस थियोरेटिकल पार्ट में मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है। तो मैंने बट्टे के विषय में आपको समझाया क्या हो रहा था कि जब केवल आप बट्टे को जब देखते हैं, क्योंकि हमने जब सवाल देखा तो उसमें वहां पर क्या था, लिखा था कि निर्गमन किस पे हुआ, बट्टा पर हुआ। ठीक है। सवाल में आपको केवल बट्टे के बारे में बताया, तो उस वीडियो में केवल बट्टे के विषय में मैंने समझाया कि बट्टा यदि बट्टा के सवाल आते हैं तो बट्टा भी क्या है, एक प्रकार से पूंजीगत हानि है। तो उस पूंजीगत हानि को क्या किया जाता है उस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आप बट्टे के विषय में उस वीडियो पर देख सकते हैं। आज जो वीडियो होगा वो शोधन, यानी कि जब शोधन करते हैं और कंपनी क्या होती है कि जब कंपनी निर्गमन करती है तो उसको उसी समय पता हो जाता है कि मैं जब इसको वापस करूंगा, क्योंकि उसको उल्लेखित करना होता है, यानी कि अपने ऋण पत्र में वो उल्लेख करती है कि जब इसका शोधन किया जाएगा, यानी जब राशि भुगतान की जाएगी तो किस तरह की जाएगी, मतलब कि सममूल्य पे किया जाएगा या सममूल्य पे किया जाएगा या प्रीमियम पे किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में क्या हो रहा है, प्रीमियम पे किया जा रहा है। प्रीमियम पे किया जा रहा है मतलब राशि बढ़ा के कर रही तो कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरह से कंपनी को हानि हो गई। तो जब इस तरह आता है तब उस तरह हम क्या उसका यानी कि क्या उसकी प्रक्रिया है, किस तरह इसका निपटारा किया जाता है, तो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा मैंने पहले बट्टे को भी समझाया, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो लिखा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे का अपलेखन, मतलब कि यदि ऋण पत्र का निर्गमन किस पे किया गया है, बट्टे पे किया, तो उसका अपलेखन किस तरह किया, मतलब उसको राइट ऑफ कैसे किया जाए। क्योंकि बट्टा जो है क्या है, यहाँ पास एक पूंजीगत हानि है, मतलब कि कंपनी ऋण के रूप में पैसा इकट्ठा करना चाह रही थी,
मगर जितना पैसा इकट्ठा करना चाह रही थी बट्टे की वजह से उसको उतना पैसा प्राप्त नहीं हो पाया, कुछ हानि हो गई उसको, यानी कम पैसा प्राप्त हुआ। तो जितना कम पैसा प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, पूंजीगत हानि हो गई। अब ये पूंजीगत हानि हो गई तो क्या किया जाएगा, इस पूंजीगत हानि को चिट्ठे में, बट्टे के रूप में जो हानि हुई है उसको क्या किया जाएगा, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। संपत्ति पक्ष में दो हेडिंग में करके उसको दिखाया जाता है, एक तो गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत और दूसरा चालू संपत्ति के अंतर्गत। दो भागों में बांटकर मैंने उस वीडियो में आपको समझाया, वहां बस आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं इसको, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे का अपलेखन। तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन, मतलब कि जितना अंकित मूल्य था उससे कम मूल्य पर आपने क्या किया, निर्गमन किया, बट्टा दे दिया। अब बट्टा क्या है, बट्टा पूंजीगत हानि है। जब आपको हानि हो रही है, यहाँ पर देखेंगे 14 रुपए की हानि हो गई एक ऋण पत्र पर, तो 14 रुपए की हानि क्या कहलाएगी, ये हानि जो है वो पूंजीगत हानि है, आयगत हानि नहीं है, ये पूंजीगत हानि है। मतलब पूंजी के रूप में पैसा आना चाह रहा था और वहां पर कम पैसा प्राप्त हो गई, हानि हो गई। तो हानि कैसे हुई, पूंजीगत हानि हो गई। अब लिखा है कि आर्थिक चिट्ठे में, मतलब इस पूंजीगत हानि को आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष के गैर चालू संपत्ति में दिखाते हैं जब तक कि वह अपलेखित नहीं हो जाते हैं। मतलब कि इस हानि को कब तक दिखाया जाएगा, जब तक इसको समाप्त ना कर दिया जाए, क्योंकि कंपनी इसको क्या करती है, धीरे धीरे समाप्त करती है, धीरे धीरे इसको समाप्त करती है। किससे समाप्त करती है, अपने लाभ से समाप्त करती है, या तो जो आरक्षित यानी कि संचय के रूप में जो प्रीमियम रखा हुआ है उससे समाप्त करती है, रिजर्व के रूप में जो पैसा रखा है उससे समाप्त करती है। तो ये लिखा हुआ है कि आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष के गैर चालू संपत्ति में दिखाते हैं जब तक कि वह अपलेखित नहीं हो जाते। पूंजीगत लाभों से या आयगत लाभों से इसे ऋण पत्र की अवधि में अपलेखित कर दिया जाता है। मतलब कि पूंजीगत लाभ, यानी कि यदि कोई पूंजीगत लाभ हुआ है, पूंजी के रूप में कोई पैसा था उससे कोई लाभ हो गया, ठीक ना, तो पूंजीगत लाभों से या आयगत लाभों से इसे ऋण पत्र की अवधि में अपलेखित कर दिया जाता है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है, लाभ से या संचयी, जो संचयी हमने रिजर्व करके रखा हुआ है जैसे कि प्रीमियम है, ठीक ना, उससे हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये बट्टे के विषय में था, बट्टे के विषय में थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। अब मैं ये जो सवाल जो है उस सवाल के माध्यम से ये टॉपिक हमारा कवर होता है, इस टॉपिक को मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि हम जब इस सवाल को हल करेंगे तो यही टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि का अपलेखन। क्या हुआ कि इस सवाल में दोनों ही चीजें आ गई, बट्टा भी आ गया और दूसरा बट्टा ये निर्गमन के लिए आया, निर्गमन जब कर रहे थे तो बट्टे पे किए, और शोधन जब कर रहे थे तो उस पर प्रीमियम पे किए। ठीक ना, तो कंपनी क्या रही, ये दोनों ही हानियां हैं, बट्टा भी दी तो हानि हो गई, प्रीमियम अधिक राशि दे रही है तो वो भी हानि हो गई। तो जब भी सवाल क्या होगा कि निर्गमन बट्टा पे होगा और शोधन प्रीमियम पे होगा, निर्गमन जब बट्टा पे होगा और शोधन प्रीमियम पे होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया और उसके लिए हानि हो गई। दोनों को मिलाकर हम कहेंगे। ठीक ना, जैसे आप देखेंगे जब बट्टा की हम प्रविष्टि कर रहे थे तो केवल बट्टे के विषय में जब प्रविष्टि कर रहे थे तो हमने वहां पर प्रविष्टि को देखा था, बट्टा को डेबिट किया था। जहां पास भी बट्टा की बात करेगा, मतलब जहां पास भी बट्टा कंपनी देने की बात करेगा उस वहां पास जाएंगे। जैसे आवंटन में यदि बट्टे की बात करेगा तो आवंटन में जाएंगे, और आवंटन की पूंजी वाली प्रविष्टि जो होगी, आवंटन को सवाल में आप देखेंगे आवंटन की पूंजी वाली प्रविष्टि में बट्टा को डेबिट कर दिया गया। ठीक है, वहां पास बट्टा लिखा गया। मगर जब क्या होगा, निर्गमन बट्टे पर और शोधन प्रीमियम पे होगा, क्योंकि दोनों तरफ से हानि हो रही है, तब क्या करेंगे, दोनों ही चीजों को हम बट्टे में न लिखकर क्या करेंगे, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को डेबिट कर देंगे। इस सवाल में भी हम देखेंगे, केवल मैं आपको ये अभी समझा रहा हूं, इसको आप इसको समझिएगा, फिर सवाल के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो देखिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि का अपलेखन, मतलब कि ऋण पत्र का निर्गमन करा तो उस पर जब हानि हो गई तो उसका अपलेखन कैसे किया जाएगा, उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। तो यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किस पर किया, सममूल्य पर किया या छूट पर, बट्टे पर किया, निर्गमन आपने सममूल्य पर किया या छूट बट्टे पर किया जा रहा है, वह उसका शोधन, मतलब कि उसका भुगतान, क्योंकि कंपनी
जब ऋण पत्र निर्गमित करती है, जब कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो उसी समय क्या होता है कि वो शोधन के विषय में भी बता देती है, अपने ऋण पत्र में लिख देती है, उसका उल्लेख कर देती है कि शोधन क्या होगा 9 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, यानी अवधि लिख देती है कि इतने वर्ष बाद क्या होगा, इस ऋण पत्र की राशि को वापस कर दी जाएगी। ठीक ना। अब और आगे भी लिख देती है कि क्या होगा कि इसका शोधन जब वापस किया जाएगा तो सममूल्य पे किया जाएगा, सममूल्य पर या प्रीमियम पर, इन बातों को भी वो लिखती है। ठीक है। और उसका ब्याज पर इंटरेस्ट जितना, ब्याज पर जो यानी कि इंटरेस्ट कितना जाएगा, किस प्रतिशत से दिया जाएगा, इस बात का भी वो उल्लेख करती है। तो सभी बातों का वो उल्लेख कर देती है निर्गमन के समय ही। तो कंपनी जब निर्गमन कर रही है उसी समय उसको मालूम होता है कि ये इसको क्या करना है, आगे चल के इसको वापस करना है। तो कंपनी जब जानती है कि मुझको क्या करना है, आगे चल के इसको वापस करना है, और वापस किस तरह होगा, इस सवाल के माध्यम से प्रीमियम में यदि हो रहा है, मतलब कि राशि बढ़ा कर दी जा रही है, तो कंपनी निर्गमन के समय ही जान रही है कि मेरे को बढ़ाकर राशि देना है, मतलब कि मेरे को हानि होगा आगे चलकर, क्योंकि पैसा मैं ज्यादा भुगतान करूंगा। तब क्या करती है, उस हानि का पहले निपटारा वो करती है। ठीक है। तो देखिएगा आप, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर या छूट पर, सममूल्य पर निर्गमन किया या छूट पर किया जा रहा है, वह उसका शोधन प्रब्याजी मतलब कि प्रीमियम प्रब्याजी पर किया जाना है, तो शोधन पर दिए जाने वाले प्रब्याजी को पूंजीगत हानि मानते हैं। अब अधिक पैसा दे रहे हैं आप, जितना पैसा प्राप्त किए थे उससे अधिक, क्योंकि प्रीमियम पे आप शोधन कर रहे हैं, तो जितना राशि आप 200 रुपये प्राप्त किए थे एक ऋण पत्र पर, मगर वापस कितना करेंगे, 216 रुपये वापस करेंगे, तो अधिक पैसा दे रहे हैं 16 रुपये। ठीक है। तो ये 16 रुपये क्या कहलाएगी, ये 16 रुपये जो है वो पूंजीगत हानि कहलाएगी। मतलब कि आप पैसा ऋण के रूप में लिए थे, उस पर ज्यादा पैसा दे रहे हैं, आपको हानि हो रही है। कैसे हो रही है, पूंजी प्राप्त कर रहे थे आप और पूंजी पर आपको हानि हो गई, तो ये हानि जो है वो पूंजीगत हानि मानते हैं। और उसका अपलेखन, और इस पूंजीगत हानि को, क्योंकि आपको हानि हो गई, अब इस हानि को क्या किया, कहीं ना कहीं से उसको क्या करना होता है, बियर, यानी कि हम उसको वहन करते हैं। जैसे आप कोई व्यापार चला रहे हैं और उस साल में आपको कोई हानि हो गई, तो उसको कहीं ना कहीं से आपको क्या करना होगा, वहन करना होगा। ठीक है। तो वही लिखा हुआ, और उसका अपलेखन ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे के अपलेखन की भांति ही किया जाता है। मतलब कि जिस तरह बट्टे का अपलेखन किया जाता है, बट्टे का अपलेखन मैंने आपको बताया है, 2 हेडिंग में बांटकर इसको हम करते हैं। इसको संपत्ति बट्टे को हम, क्योंकि ये पूंजीगत हानि है, तो इसको हम चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में जाकर लिख देते हैं। अब संपत्ति पक्ष में 2 हेडिंग में लिखते हैं, एक तो गैर चालू परिसंपत्ति और दूसरा अन्य चालू परिसंपत्ति के अंतर्गत लिखा जाता है। अब दोनों में लिखने का तरीका है, इसमें ऐसे बट्टे को लिखा जाता है जो चिट्ठा है उसकी 12 महीने की अवधि के अंदर, चिट्ठे के 12 महीने की अवधि के अंदर जिन बट्टे को अपलेखित किया जाएगा, मतलब कि लाभ से जिसको कवर किया जाएगा, उसको अन्य चालू संपत्ति के अंतर्गत लिखा जाता है। और बाकी का हिस्सा जो है, जिसको 12 महीने के बाद अपलेखित किया जाएगा, उसको गैर चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत लिखा है। हम सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि है, इसको भी कैसे अपलेखित किया जाएगा, जैसे बट्टे को अपलेखित किया जाता है वैसे इसको भी अपलेखित किया जाएगा, मतलब कि इसको भी संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा ही किया जाता है। ठीक ना। अब देखेंगे आप, यहाँ पास मैंने जब आपको वहां पास थियोरटिकल पार्ट बताया था, तो वहां पास 6 स्थितियां बताई थी। जब भी आप निर्गमित करेंगे तो 6 स्थितियां उभर कर आएंगी। तो इसमें से केवल हम 2 स्थितियां जो हैं, अभी 2 स्थितियों को देखेंगे। इन 2 स्थितियों से ही क्या बनेगा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि बनेगी। तो आप देखिएगा, सम मूल्य पर निर्गमन, मतलब कि ऋण पत्रों का निर्गमन आपने सम मूल्य पर किया और शोधन आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब कि आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं अंकित मूल्य का, और शोधन क्या कर रहे हैं, आप प्रीमियम पर ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो क्या हो गई, आपको हानि हो गई। उसी तरह बट्टे पर निर्गमन, आपने छूट पर निर्गमन किया और प्रीमियम पर शोधन किया, मतलब कि राशि बढ़ाकर आपने दी, तो यहाँ पर भी हानि हो गई।
तो दोनों में जो हानियां हो रही है उसको हम किसके अंतर्गत लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। और कहां पर लिखेंगे? इसको डेबिट करके लिखेंगे, जहां पर भी हमको सवाल बोलेगा। सवाल में हमको क्योंकि कुछ सवाल कैसी होंगे, कुछ सवाल किस्त वाले होंगे, तो किस्त में जहां पर भी हमको बोलेगा बट्टा को एंट्री करने के लिए, तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि के विषय में थ्योरेटिकल पार्ट को आपको समझा रहा था। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमने 8वां नंबर का सवाल पढ़ा है, यही टॉपिक को इसी को वो कवर कर रहा है, और इसके अनुसार हम क्या करेंगे? 8वें सवाल को हल करेंगे। ठीक ना? तो 8वां सवाल मैंने आपको पढ़कर बताया। ये हमारा 8वां सवाल है। 8वें सवाल को मैंने आपको पढ़कर बताया, फिर उसके बाद हम इसके हल को भी देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ इसके सवाल को। आर लिमिटेड ने क्या किया? 200 रुपए वाले 20 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए। और कैसे निर्गमित किए? 7% बट्टे पे निर्गमित किए। और मोचन कैसे होगा? इसका प्रीमियम पे होगा 8%, प्रीमियम पे इसका मोचन होगा। तो इसका हमको प्रविष्टि देना है। केवल हम इसका निर्गमन की प्रविष्टि को देखेंगे, अभी शोधन की प्रविष्टि को हम नहीं देखेंगे। ठीक ना? तो हम इसकी निर्गमन की प्रविष्टि को देखते हैं। तो ये हमारा सवाल का हल है। तो आप देखेंगे ये सवाल जो है वो एक मुश्त वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको किस्तों के विषय में नहीं बताया, आवेदन आवंटन नहीं बता रहा है। तो सवाल हमारा एक मुश्त वाला है। राशि एक साथ प्राप्त होगी। और दूसरा चीज, निर्गमन बट्टे और शोधन प्रीमियम पर। ठीक है, तो राशि एक साथ हमको प्राप्त होगी। आप देखेंगे कि लोग क्या करेंगे? आवेदन के साथ ही पूरी राशि दे देंगे, यानी कि पूरा 186 रुपए बट्टा काट कर 186 रुपीज। ठीक है, कंपनी जो 7% बट्टा दे रही है, उस बट्टे को छोड़कर 186 रुपए पूरा का पूरा एक साथ, ठीक है, आवेदन के समय क्या करेंगे? लोग ऋण पत्र की राशि दे देंगे। ठीक ना? तो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक ना? एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। ठीक है, एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। आप देखेंगे 20 लाख ऋण पत्रों को निर्गमित किया जा रहा है। 200 रुपए के हिसाब से 40 करोड़ रुपए होता है। मगर कंपनी क्या कर रही है? बट्टा दे रही है। 7% से बट्टा दे रही है। हमने 7% बट्टा निकाला। 7% किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपए है। 200 रुपए का 7% हमारा आता है 14 रुपीज, 14 रुपए बट्टा आता है। कंपनी 14 रुपए छोड़ देगी। लोग 14 रुपए छोड़कर 14 रुपीज छोड़कर पैसा भेजेंगे। मतलब कि 186 रुपीज, 186 रुपीज एक ऋण पत्र का मूल्य 186 रुपए के हिसाब से वो भेजेंगे। तो आप देखेंगे 20 लाख ऋण पत्रों का 200 रुपए के हिसाब से 40 करोड़ रुपए होता है, क्योंकि ऋण पत्र को हम 40 करोड़ से दिखाएंगे, क्योंकि ऋण पत्र जब बनेगा तो वो अंकित मूल्य से दिखाएगा। ठीक है, तो 40 करोड़ रुपए होता है। मगर बट्टा कंपनी ने 20 लाख ऋण पत्रों पर 14 रुपए बट्टा का छोड़ा, तो उसका राशि हो जाता है 2 करोड़ 80 लाख रुपए। यानी कंपनी 2 करोड़ 80 लाख रुपए बट्टे के रूप में दे रही है। तो लोग कितना पैसा देंगे? एक मुश्त लाख रुपए एक साथ वो भेज देंगे। तो कंपनी इसका प्रविष्टि करेगी। तो आइए हम राशि प्राप्त करने का पहले राशि प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो पहले राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हम देखते हैं। बैंक खाता डेबिट। ठीक है, ये पंजी प्रविष्टि है। आर लिमिटेड के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, दिनांक विवरण, राशि विकलन, राशि समाकलन। ठीक है, राशि प्राप्त कर रहे हैं। बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से एक साथ मैंने लिखा है, क्योंकि पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो रही है। आवेदन एवं आवंटन, आवेदन भी होगा और आवंटन भी इसी में हो जाएगा। ठीक है, बैंक खाता डेबिट 10% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता से। आप देखेंगे कितनी राशि प्राप्त कर रहे हैं? बट्टा छोड़कर 37 करोड़ 20 लाख रुपए प्राप्त किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 37 करोड़ 20 लाख रुपए राशि प्राप्त करेंगे, और आवेदन और आवंटन को 37 करोड़ 20 लाख से चालू कर दिया जाएगा क्रेडिट करके। ठीक है, ये राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हो गई। अब देय की प्रविष्टि होगी, मतलब पूंजी में अंतरित करने की प्रविष्टि, पूंजी बोल रहा हूँ, ऋण पत्र में अंतरित करने की प्रविष्टि होगी। तो हम जो ये आवेदन और आवंटन को जो डेबिट करके चालू किए थे, क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे और ऋण पत्र को बनाएंगे। ऋण पत्र दायित्व है, हमेशा क्रेडिट होकर बनेगा। जैसे पूंजी दायित्व था, क्रेडिट होकर बन रही थी, उसी तरह ऋण पत्र भी दायित्व है। कैसा दायित्व है? गैर चालू दायित्व है। मतलब कि इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो चालू किस्म की नहीं होती। ठीक ना? स्थायी प्रवृत्ति होती, मतलब लंबे समय तक व्यापार के पास ये ऋण जो है वो रहता है। ठीक है, दायित्व है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। क्रेडिट करके ऋण पत्र को बना लिया जाएगा।
ठीक है। तो आप देखेंगे 10% आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट क्लोज किया, क्रेडिट किया था, डेबिट करके क्लोज किया, ठीक है। और ऋण पत्र को हम क्रेडिट कर देंगे राशि, क्योंकि ऋण पत्र बन रहा है, आवेदन आवंटन को बंद करेंगे और ऋण पत्र में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब देखेंगे बीच में दो प्रविष्टियां और हैं, एक तो डेबिट में है और एक क्रेडिट में है, ठीक ना। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि कंपनी तो निर्गमित कर रही है ऋण पत्र, और ऋण पत्र निर्गमित करने के साथ उसको ये भी पता चल जा रहा है कि क्या करना है, क्योंकि ये भी निर्धारित कर दे रही है वो कि इसको वापस किया जाएगा 9 वर्ष बाद। और कैसे वापस किया जाएगा? प्रीमियम पे वापस किया जाएगा, मतलब राशि बढ़ाकर की जाएगी। तो कंपनी को अभी पता चल गया कि आने वाले समय में उसको जब वापस करेगा तो हानि होगी। तो उस हानि का मोह कि जैसे हम प्रावधान बनाते हैं, उसी तरह ये प्रावधान पहले ही बना लेती है। मतलब उस समस्या से निपटने के लिए क्या करती है, ये पहले ही प्रावधान बना ले रही है। आप देखिए किस तरह प्रावधान बना रही है, ठीक ना। तो पहली बात कि कंपनी को तो हानि हो रही है, एक तो बट्टे से हानि हो रही है और दूसरा प्रीमियम देने यानी कि अधिक राशि देने से हानि हो रही है। तो हानि को वो दिखाएगी। अब देखेंगे दोनों ही हानि है, आपको बट्टा भी आ रहा है और प्रीमियम भी आ रहा है, दोनों ही हानि हो रही है। इसलिए वो दोनों को अलग अलग बट्टा और प्रीमियम न लिखकर वो सीधे सीधे हानि खाते में दोनों को लिख देता है, ठीक है। तो जब भी आपका सवाल बट्टे पर निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन होगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर बट्टा अलग से बट्टे को डेबिट नहीं करेंगे, ठीक ना, आप सीधे सीधे हानि में दोनों को दिखाएंगे। तो देखिएगा ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता डेबिट, देखिए हानि है, दोनों को मैंने डेबिट किया। हानि हमेशा डेबिट होकर ही चालू होती है। और जब हम अंशों या ऋण पत्रों का जब पंजी प्रविष्टि करते हैं, ठीक ना, तो हानि को कहाँ पर प्रविष्ट करते हैं? हानि हमेशा पूंजी यानी कि जब देय वाली प्रविष्टि होती है तो वहां पर की जाती है हानि की प्रविष्टि, देय वाली प्रविष्टि, क्योंकि ये देय वाली प्रविष्टि है, पैसा एक साथ मिल रहा है, एक मुश्त वाला है ये राशि प्राप्त करने का, और ये देय वाली प्रविष्टि। तो हानि की प्रविष्टि कहाँ पर होगी? देय वाली प्रविष्टि में, और हानि हमेशा डेबिट होकर चालू होगा। तो देखेंगे आप, ये देय वाली प्रविष्टि और हानि को मैंने डेबिट किया है, ठीक है। हानि को डेबिट किया गया। और नीचे एक 10% ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता से, आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है शोधन होगा और प्रीमियम, क्योंकि शोधन प्रीमियम पे है। तो कंपनी पहले से अपना दायित्व बना ले रही है। देखेंगे आप, ये क्या कर रही है कंपनी, एक दायित्व बन रहा है, क्योंकि जब ये क्या हो रहा है कि एक व्यक्तिगत खाता है, एक दायित्व बना रहा है, एक नाम दे रहा है शोधन प्रीमियम, मतलब कि जब शोधन होगा तो उस पर राशि बढ़ाकर दी जाएगी। तो एक दायित्व बना रहा है, व्यक्तिगत खाता वो बना रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 10% ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाते से, क्योंकि शोधन के समय क्या होगा, 3,20,00,000 रुपए, आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको, 3,20,00,000 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। तो अपना दायित्व वो पहले से बना रही कि 3,20,00,000 क्या किया जाएगा, पहले अभी यानी कि आगे चलकर दिया जाएगा शोधन के समय। उससे पहले इसने क्या किया कि उस समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि जब समय आएगा तो क्या होगा, एक साथ क्या होगी, बड़ी राशि भुगतान करना होगा। तो अगर कंपनी पहले से प्रावधान बनाकर नहीं रखेगी तो क्या होगा, उसके सामने वो समस्या एक बैक आकर खड़ी हो जाएगी। तो पहले से ही, जैसे कि डूबत ऋण होता है, डूबत ऋण मतलब कि पैसा, हमको पता चलता है कि पैसा क्या होगा आगे चलकर डूबेगा, तो हम उस समस्या से निपटने के लिए पहले क्या करते हैं, उसका प्रावधान बना लेते हैं। तो उसी तरह कंपनी जो समस्याएं होती हैं, यदि उसको वो जानती है कि ये समस्या हमारे पास आने वाली, तो उस समस्या का प्रावधान पहले से ही करके रख लेती है। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि अपने दायित्व को वो पहले बना रही है। अब ये दायित्व बन रहा है और दूसरी तरफ ये हानि भी कर रहा है। तो क्या है, ये इसमें जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे, अभी मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो इस प्रविष्टि को देखिएगा, 10% ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता डेबिट, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता डेबिट, 10% ऋण पत्र खाता से और 10% ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता से। सवाल क्या है, बट्टे पे निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। जब भी आपको बट्टे पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन होगा तो बट्टे को आपको हानि के रूप में डेबिट करना पड़ेगा, बट्टे और प्रीमियम को, और शोधन प्रीमियम खाते को आपको क्रिएट करना होगा एक दायित्व के रूप में, ठीक है। तो आप देखिए, ये हमने क्या किया, 37,20,00,000 से इसको चालू किया था, इतने से हम बंद करेंगे। और हमारा ऋण पत्र कितने से बनेगा, क्योंकि 200 इसका अंकित मूल्य है। आप देखेंगे 20 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं
और 200 इसका अंकित मूल्य, ऋण पत्र अंकित मूल्य से ही बनेगा, 40 करोड़ रुपए होता है। 40 करोड़ रुपए से हमारा ऋण पत्र बनेगा। ठीक है, और इन दोनों में आप देखेंगे ये शोधन, क्योंकि 16 रुपए के हिसाब से हमारा जो 16 रुपए ज्यादा दिया जा रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर शोधन प्रीमियम पे हो रहा है। प्रीमियम कितना, 8%। शोधन का प्रीमियम कितना, 8%। किस पर, अंकित मूल्य पर। तो 200 रुपए अंकित मूल्य था, उसका 8% निकालेंगे तो 16 रुपए होता है। ठीक है, तो अब शोधन की जब राशि आप गणना करेंगे, यानी प्रीमियम शोधन की राशि आप गणना करेंगे, तो 200 नहीं 20 लाख। ठीक है, 20 लाख ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। 16 रुपए के हिसाब से हो जाता है 3 करोड़ 20 लाख रुपए शोधन के समय, यानी कि इतनी राशि ज्यादा बढ़ाकर देनी होगी, तो कंपनी इसको पहले दायित्व बना रही है। तो शोधन की राशि कितनी हो गई, 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पास 3 करोड़ 20 लाख लिख देंगे। 10% ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता से 3 करोड़ 20 लाख। अब उसी तरह हानि के विषय में हम गणना करते हैं। तो निर्गमन पे हानि आप देखिएगा, ये बट्टा आपने 7% दिया और शोधन पर जो प्रीमियम था वो आपने 8% दिया। दोनों ही हानियां हैं, दोनों को जोड़कर हमको इसको हानि के रूप में दर्शाना होगा। तो देखेंगे बट्टा आपका 7% है, बट्टा आपका 7% है अंकित मूल्य पर। जब आप निकालेंगे अंकित मूल्य पर बट्टा, तो 14 रुपए आपका आएगा। ठीक है, 14 रुपए के हिसाब से 20 लाख ऋण पत्रों पर 14 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 80 लाख, और प्रीमियम का 20 लाख ऋण पत्रों पे 16 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख। जब दोनों को आप जोड़ेंगे, ठीक है, जब दोनों को आप जोड़ेंगे बट्टा और प्रीमियम, तो आपका 6 करोड़ रुपए आता है। यही 6 करोड़ रुपए दोनों ही हानि मिलाकर बना रही है। ठीक है, दोनों ही से हानि हो रही है, दोनों को मिलाकर हमारा 6 करोड़ का हानि होता है। हम यहाँ पास 6 करोड़ लिख देंगे। आप देखेंगे इसमें बट्टा और प्रीमियम की हानि दोनों ही जुड़ी हुई है। ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता डेबिट 6 करोड़ रुपए। ठीक है, और ऋण पत्र हमारा 40 करोड़ से बनेगा, और शोधन प्रीमियम आपको क्रिएट करके बनाना होगा 10%। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता से 3 करोड़ 20 लाख। तो जब भी आपका शोधन प्रीमियम पे हो रहा है, तो आपको एक शोधन प्रीमियम व्यक्तिगत खाता क्रिएट करके आपको दायित्व के रूप में बनाना होगा। तो ये हमारा सवाल था। आप देखेंगे इसका नरेशन, 20 लाख ऋण पत्रों पर, ठीक ना, 20 लाख ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि ऋण पत्र खाते में अंतरित, मतलब ऋण पत्र खाते में अंतरित कर दिया गया। तो ये हमारा सवाल नंबर 8 था, जो किस पर था, जो हमारा निर्गमन बट्टे पर एवं शोधन प्रीमियम पर आधारित था। तो आप देख रहे होंगे इस सवाल में, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप प्रविष्टियों करते समय थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होता है, क्योंकि कंपनी पहले से ही निर्धारित कर देती है कि शोधन क्या किया जाएगा, प्रीमियम पे किया जाएगा। तो जब प्रीमियम पे शोधन किया जा रहा है, तो कंपनी को हानि हो रही है, तो हानि भी हो रही है, और वो प्रीमियम शोधन प्रीमियम को भी बनाएगी। इसलिए इन दोनों का क्या करती है, वो एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कि प्रावधान की प्रविष्टियां वो करती है। तो आपको इस तरह जब भी प्रीमियम शोधन प्रीमियम पे आ रहा है, तो आपको इस तरह उसका प्रविष्टि करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल, जो 8वें नंबर का सवाल था, आपके एनसीईआरटी बुक से आपको समझ आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद आज के लिए।